कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया एक ट्रेडमिल की तरह हो गई है। हम सब बस तेज और तेज भागे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी जगह पर बने रह सकें। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। द एक्सेलरेशन ट्रैप नाम की एक किताब पर आधारित इस विश्लेषण में हम उन्हीं अदृश्य ताकतों की परतों को खोलेंगे जो हमें लगातार एक अंतहीन जल्दबाजी के लूप में फंसा रही हैं। और हम ये समझेंगे कि ये रफ्तार असल में तरक्की नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरती से बिछाया गया जाल है। शान इस एक्सेलरेशन ट्रैप यानी रफ्तार के जाल की बनावट को गहराई से समझते हैं। हम इस चर्चा को 4 मुख्य भागों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रफ्तार के भ्रम की। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी छिपी हुई मानवीय कीमत क्या है। तीसरे भाग में हम ध्यान भटकाने वाले एक बहुत बड़े खेल को समझेंगे और आखिर में हम इससे बाहर निकलने के एक रास्ते पर बात करेंगे, एक नया सामाजिक अनुबंध या अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरुआत करते हैं हमारे मॉडर्न कल्चर के शायद सबसे बड़े जुनून से, रफ्तार। 10 मिनट में ग्रोसरी की डिलीवरी से लेकर इंस्टेंट मैसेज रिप्लाईज की उम्मीद और नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस तक, हमारी दुनिया फास्टर इज बेटर, यानी जो तेज है वही बेहतर है, के मंत्र पर चल रही है। हमें ऐसा लगता है, या यूं कहें कि हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि रफ्तार का मतलब ही प्रोग्रेस है, इसका मतलब ही एफिशिएंसी है। पर क्या ये वाकई सच है? असल में हमारी जिंदगी एक ऐसे फीडबैक लूप में फंस गई है जो लगातार खुद को और तेज कर रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी रफ्तार की एक नई डिमांड पैदा करती है और फिर वही डिमांड हमारी उम्मीदों को, हमारी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा के लिए बदल देती है। जो कुछ साल पहले तक एक लग्जरी हुआ करती थी, जैसे कि सेम डे डिलीवरी, अब वो एक बेसिक ज़रूरत बन चुकी है। ये एक ऐसा चक्कर है जहां सिस्टम तो तेज़ हो रहे हैं, पर यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या इंसान का दिमाग और शरीर भी उसी रफ्तार से खुद को ढाल पा रहा है, या फिर इस पूरी प्रक्रिया में हम अपनी गहराई से सोचने की, सब्र रखने की और मजबूत रिश्ते बनाने की क्षमता कहीं खोते जा रहे हैं? और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर लाता है। क्या ये एक्सेलरेशन, ये तेज़ी, एक न्यूट्रल फोर्स है जो सभी के लिए बराबर है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम बना रही है जिसमें कुछ मुट्ठी भर विनर्स होते हैं और एक बहुत बड़ी आबादी इसकी कीमत चुकाती रहती है? तो चलिए अब इस कीमत की बात करते हैं। रफ्तार बढ़ाने के इस जबरदस्त दबाव की एक ठोस कीमत होती है, और ये कीमत अक्सर उन लोगों के लिए अदृश्य रहती है जिन्हें इस रफ्तार से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। जबकि जो लोग इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, वो खामोशी से इसका सारा बोझ उठाते हैं। इसका सबसे साफ उदाहरण हमें गिग इकोनॉमी के उभार में दिखता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ग्लोबल वर्कफोर्स का एक काफी बड़ा हिस्सा, लगभग 12%, और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अब बिना किसी ट्रेडिशनल सेफ्टी नेट के काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई फिक्स्ड बेनिफिट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस या पेड लीव नहीं, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और स्पीड का 24 घंटे का दबाव। इस किताब में एक किरदार है रवि। उसके जैसे लाखों वर्कर्स के लिए जिंदगी अब एल्गोरिदम से चलती है। उनका बॉस कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐप है। एक ऐसा बॉस जिसे सिर्फ एफिशिएंसी, टारगेट्स और स्पीड की परवाह है। ये सिस्टम धीरे धीरे इंसानों को एक मशीन का पुर्जा बना देता है, जिसकी परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक किया जाता है, रेट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। और इसकी मानवीय कीमत हम बर्नआउट, मेंटल स्ट्रेस और एक लगातार बनी रहने वाली आर्थिक अनिश्चितता यानी फाइनेंशियल एंग्जाइटी के रूप में चुकाते हैं। अब यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब ये आर्थिक दर्द, ये इकोनॉमिक एंग्जाइटी एक बड़े पैमाने पर समाज में फैल जाती है, तो क्या होता है? समाज में एक बेचैनी बढ़ने लगती है और लोग अपनी परेशानियों की वजह ढूंढने लगते हैं, और यहीं से ध्यान भटकाने का एक बहुत बड़ा खेल शुरू होता है। समाजशास्त्र में एक क्लासिक अवधारणा है जिसे कहते हैं स्केपगोट मैकेनिज्म, या बलि का बकरा बनाने का तंत्र। जब लोग असहज महसूस करते हैं और उन्हें अपनी परेशानी का असली कारण समझ नहीं आता, जो अक्सर टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन या कॉरपोरेट शक्ति जैसे जटिल और अदृश्य सिस्टम होते हैं, तो वो उन चीज़ों को दोष देना शुरू कर देते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं। किसी एल्गोरिदम या ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी पर गुस्सा करना बहुत मुश्किल है, पर किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी जाति या किसी पड़ोसी देश के लोगों पर अपना गुस्सा उतारना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत आसान होता है। और ये पिरामिड बहुत शानदार ढंग से दिखाता है कि इस गुस्से और दोष को कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत दूसरी दिशा दी जाती है।
ये पिरामिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हमें बताता है कि असली समस्याएं पिरामिड की नींव में यानी बेस में हैं, लेकिन हमारा ध्यान जानबूझकर ऊपर की तरफ खींचा जाता है। चलिए इस पिरामिड को परत दर परत समझते हैं। सबसे नीचे बेस में है असली मुद्दे, ऑटोमेशन की वजह से जाती हुई नौकरियां, सालों से ना बढ़ने वाली तनख्वाह और बढ़ती हुई महंगाई। ये वो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है जो लोगों की जिंदगी में असल में बेचैनी पैदा कर रहा है। लेकिन इन पर बात नहीं होती। हमारा ध्यान खींचा जाता है मिडिल लेवल पर, यानी स्केपगोट्स पर। दोष प्रवासियों पर मर दिया जाता है या किसी और राजनीतिक दल पर। और सबसे ऊपर टॉप पर होते हैं कल्चर वॉर्स, धर्म, पहचान और राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दे। इन पर अंतहीन टीवी डिबेट्स होती हैं, सोशल मीडिया पर लड़ाइयां होती हैं, जो एक धुएं के पर्दे की तरह काम करती हैं और हमारी सामूहिक चिंता के असली स्रोत को हमारी नज़रों से छिपा लेती हैं। और ये सामाजिक बिखराव, ये सोशल फ्रैगमेंटेशन हमारी डिजिटल जिंदगी की वजह से और भी गहरा हो जाता है। हम एक अजीब से पैराडॉक्स में जी रहे हैं। कहने को तो हम इतिहास में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, पर सच ये है कि हम उतना ही ज़्यादा अकेला भी महसूस कर रहे हैं। विडंबना देखिए, जिस टेक्नोलॉजी को हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था, वही हमें अंदर से ज़्यादा अकेला और वल्नरेबल यानी कमज़ोर बना रही है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हमें एको चेंबर्स में बांट देते हैं, जहां हमें सिर्फ वही विचार सुनाई और दिखाई देते हैं जो हमारे अपने विचारों से मिलते जुलते हों। ये असली, मुश्किल और गहरी कम्युनिटी की जगह शैलो यानी सतही क्यूरेटेड कनेक्शंस ले लेता है, जो हमारे बायसेस को और भी मजबूत करते हैं। एम्पैथी यानी सहानुभूति की जगह सोशल कंपैरिजन ले लेता है और समाज धीरे धीरे डिजिटल ट्राइब्स में बंट जाता है। हम कनेक्ट तो होते हैं, पर हम कम्युनिटी नहीं बना पाते, एक ऐसी कम्युनिटी जो मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बन सके। तो यहां एक बात साफ है, अगर प्रॉब्लम सिस्टमिक है यानी समस्या पूरे सिस्टम में है, तो समाधान भी सिस्टमिक होना चाहिए। ये सिर्फ थोड़ा धीमे हो जाओ या डिजिटल डिटॉक्स करने जैसी पर्सनल सलाह से हल नहीं होने वाला। इसके लिए हमें व्यक्तियों, निगमों और सरकार के बीच के अनकहे नियमों को यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आज की हकीकत के हिसाब से फिर से लिखना होगा। 20वीं सदी का पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो जॉब फॉर लाइफ और कॉर्पोरेट लॉयल्टी पर आधारित था, अब पूरी तरह से टूट चुका है। एआई और ऑटोमेशन के इस दौर में हमें एक ऐसे नए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है जो कांस्टेंट चेंज के लिए डिजाइन किया गया हो। ये कॉन्ट्रैक्ट स्थिरता के बजाय अडैप्टेबिलिटी पर यानी बदलते समय के साथ ढलने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए। इस नए सामाजिक अनुबंध के लिए समाज के तीनों स्तंभों व्यक्ति, कॉरपोरेशन और सरकार से एक नई प्रतिबद्धता की जरूरत होगी। हर किसी को अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करना होगा ताकि एक नई, ज्यादा मजबूत और टिकाऊ साझेदारी बन सके। आइए इनमें से हर एक की भूमिका पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेशंस की भूमिका। उन्हें अपनी मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। एम्प्लॉयज को सिर्फ मैनेज की जाने वाली कॉस्ट्स की तरह नहीं, बल्कि डेवलप की जाने वाली एसेट्स की तरह देखना होगा। हायर एंड फायर के पुराने मॉडल को छोड़कर हायर एंड इंस्पायर का मॉडल अपनाना होगा। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट में भारी निवेश करना, ताकि वर्कर्स की परपेचुअल एम्प्लॉयबिलिटी सुनिश्चित हो सके, यानी उनके पास हमेशा वो स्किल्स रहें जो मार्केट में रेलेवेंट हैं। और जब एआई और टेक्नोलॉजी से उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो उसका फायदा सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं, बल्कि वर्कर्स के साथ भी साझा किया जाना चाहिए, जैसे कि 4-डे वर्क वीक के रूप में। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की है। सरकार का काम एक ऐसा स्थिर और फ्लेक्सिबल सेफ्टी नेट बनाने का है जो लोगों को अडैप्ट करने, सीखने और रिस्क उठाने की सिक्योरिटी दे। इसका मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बड़े पैमाने पर फंड करना, ये सुनिश्चित करना कि हेल्थ केयर और रिटायरमेंट जैसे बेनिफिट्स पोर्टेबल हों, यानी वो किसी एक जॉब से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़े हों, ताकि गिग वर्कर्स भी सुरक्षित महसूस कर सकें। एक बेसिक इनकम फ्लोर यानी न्यूनतम आय की गारंटी करियर बदलने या नई स्किल सीखने के रिस्क को बहुत कम कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, हमें केयर गिविंग, पेरेंटिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे जरूरी मानवीय कामों को आर्थिक रूप से महत्व देना होगा, जिन्हें हमारा मार्केट सिस्टम अक्सर अनदेखा कर देता है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि आगे का रास्ता टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करने का नहीं है, बल्कि उसे एक सही दिशा देने का है। टेक्नोलॉजी हमारी नियति नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है, एक औजार। इसका अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज एक समाज के रूप में क्या चुनते हैं, हम क्या नियम बनाते हैं और हम किन मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। तो हम आज एक चौराहे पर खड़े हैं,
क्या हम अनियंत्रित रफ्तार के रास्ते पर ही चलते रहेंगे और असमानता और सामाजिक बिखराव को और बढ़ते हुए देखेंगे, या हम इसकी शक्ति का इस्तेमाल एक ज़्यादा संतुलित, समृद्ध और मानवीय समाज बनाने के लिए करेंगे? अगर टेक्नोलॉजी हमें समय का तोहफा देती है, तो हम उस समय को कहाँ निवेश करना चुनेंगे? और ज़्यादा रफ्तार हासिल करने में, या फिर गहरे मानवीय रिश्तों और कम्युनिटी को मजबूत करने में? ये चुनाव हमारा है।